बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी सियासत में पिछले कुछ दिनों में जो ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी के अंदर बहस मुबाहिसा चल रहा था, यानी जो बिल था, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो था 2024 का, वो पहले कौमी असम्बली में पेश हुआ, फिर वो कमेटी के अंदर गया, कमेटी से वापस कौमी असम्बली में आया, कौमी असम्बली में वो अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद जो है वो मंजूर हो गया, फिर ऐवान बाला में गया, ऐवान बाला में मंजूरी हो गई और आज सदर ममलिकत ने उसके ऊपर दस्तखत करके सेनेट सेक्रेटरीट को भिजवा दिया है, जहाँ से उसका गजट नोटिफिकेशन जारी होगा, जो बाकायदा तौर पर अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वो कानून की शक्ल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो अब नशिस्तें नहीं मिलने वाली, जो नया कानून बना। अब वो मामला जो है वो अदालती कोर्ट के अंदर है। अब इसकी बुनियाद के ऊपर क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, इनसे नशिस्तें जो है, जो अदालत उज़्मा ने फैसला दिया था, लेकिन वापस उन लोगों को दी जाएंगी जिन लोगों की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया गया था। पहला सवाल, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती, क्योंकि इस कुलिये के तहत इसमें कोई ऐसी इख्तरा या इजाफत मौजूद नहीं है कि जिसको नहीं मिलेंगी तो उसके बाद वो किसी और को तनासुब में बांट दी जाएंगी। सवाल ये है कि अगर वो इनको भी नहीं बांटी जाती तो फिर कौरम किस तरीके से पूरा होगा? क्या तनासुब में कमी वाक़ई की जाएगी, क्या नशिस्तों में कमी वाक़ई की जाएगी, या फिर उसी तरीके से वो तकसीम की जाएंगी जिस तरीके से माजी करीब में तकसीम की गई थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ज़मन में सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट से उसका फैसला कब आता है। दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसमें दोनों ने खिताब किया। वज़ीर आज़म ने मुल्की माशी सूरत हाल के ऊपर भी उसमें गुफ्तगू की और उसमें उलमा व मशाइख को ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर यकजहती के लिए किरदार अदा करना होगा। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ तनाजुर में बात की, जिसमें पाकिस्तान की दाखिला जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात की और उसके अलावा बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर बात की गई है, फिर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात की गई है, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी उन्होंने बात की और उन्होंने वो पैगामात पहुँचाए। उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की कि हमने अफ़गान मुहाजिरीन की यहाँ पर खिदमत की, उनकी मेज़बानी की, लेकिन हम उनको ये कहते हैं कि ख़वारिजियों के साथ मिल के आप बरादर हमसाया मुल्क के ऊपर जिस तरीके से दरअंदाजी करते हैं उससे आपको परहेज़ करना होगा। फिर उन्होंने ये कहा कि आसिम मुनीर, सियासतदान या कोई भी उलमा ये अहमियत नहीं रखते, अहमियत पाकिस्तान रखता है और पाकिस्तान ने जिंदा व जावेद रहना है। पाकिस्तान के बारे में जो बातें की जाती हैं वो पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा, सूरत हाल बेहतर रहेगी। इसी पूरे मंजरनामे पर बात करेंगे और जमात इस्लामी के धरने के बात करेंगे। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करके पैगाम दिया गया बांग्लादेशी मॉडल के ऊपर कि हम भी यहाँ पे तलबा तहरीक का आगाज़ करेंगे। इब्तदाई तौर पर तमाम यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को साथ में लाया जाएगा, फिर ट्रेडर्स यूनियंस को मिलाएंगे, फिर उसके बाद ताजरों को मिलाएंगे और मुल्क गिर एहतजाज की कॉल जो आज दी गई है उसके ऊपर भी बात की जाएगी। लेकिन राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जो बिल बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर ने दस्तखत करके खुद इनको झोंका है घड़े में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात है यार सर, सबसे पहले मैं इस खबर की तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ। ये सारा कुछ तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है ना, तहरीक इंसाफ को माइनस करने के लिए किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ का नाम ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। मुझे 8 अप्रैल से लेकर आज के दिन तक एक टीवी टॉक शो दिखा दें, एक टीवी टॉक शो जिसमें इमरान खान तहरीक इंसाफ का जिक्र नहीं होता। वो 7 बजे का टॉक शो, 8 बजे का हो, 9 बजे का खबरनामा हो, 10 बजे का टॉक शो हो, 11 बजे का टॉक शो हो, 12 बजे का बुलेटिन हो, कोई मुझे बता दे, मुझे कोई एक दिन मुझे ऐसा बता दे जिस वक्त पाकिस्तान की सारी सियासत अडयाला जेल के इर्द गिर्द ना घूमती हो। मुझे कोई एक दिन ऐसा बता दे जिस दिन ना चाहते हुए भी, चाहे इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, चाहे इन्हें टॉक शो में बात करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, क्या उससे हटके है? आपने देखा कोई दिन? नहीं। आपको कोई जहन में है कोई दिन? कुछ 2-3 दिन खामोशियां छाई रही, वो ईद के दिनों में भी पहले 2 दिन हुई, तीसरे दिन खामोशी, वो भी फिर आज आके नुक्ता वहीं पे मरकूज हो जाता। तो बात बड़ी सिंपल सी है। नंबर 1 तो जहन में रखें। लेकिन राना साहब, मेरा इसी में सवाल ये
कि क्या ये आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक, क्या वो 39 MNAs का क्या बनेगा जिनका तो नोटिफिकेशन पी यार आपने सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले को, जिसके हवाले से आज सीनियर तरीन हमारे जजिस साहब ने आज एक इशारा दिया था केस में आज कि हम अपने फैसले पर अमल दरामद करवाना जानते हैं। मुझे एक बात बता दें, अगर 8 जजिस के तफसीली फैसले में, बल्कि 11 जजिस के तफसीली फैसले में ये लफ्ज़ आ जाता है, ये चीज़ आ जाती है कि अब ये जो फैसला दिया है फलां फलां कानून के तहत दिया है, इस पर आइंदा पार्लियामेंट कुछ कर सकती है, आइंदा, ये लफ्ज़ अगर आ जाता तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर मुझे बता देना फिर कहाँ जाएंगे आप? यानी ये उजलत में गलती कर बैठे। मैं कह फिर कहाँ जाएंगे? सदर ने तो साइन करने ही करने थे, क्योंकि सदर साहब की जमात जो है वो इसमें हमायत कर रही थी। सदर साहब वो केस में भी फरीक थी। सदर साहब के जो लोग हैं वो उनकी भी तो नशिस्तें जाती हैं ना, इस पर तो उन्होंने साइन करने ही करने थे। लेकिन क्या ये सब कुछ करने के बाद चले कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह देता जनाब ये कानून बन गया और मैंने जनाब इस कानून पे अमल कर दिया और फौरी तौर पे मैंने नशिस्तें बहाल कर दी हैं। और चाचा जी जो पहले फैसला सुप्रीम कोर्ट का है वो पहले आया या कानून पहले आ गया? आपने उसी फैसले के तनाजर में एक नजरसानी अपील दायर की हुई है। आपने उसी फैसले के तनाजर में KPK पंजाब और सिंध में सीटें दी हुई हैं। आपने उसी फैसले के तनाजर में जो है वो बहुत सी चीज़ें की हैं। तो आप किस तरह कर लेंगे जी? ये ऐसे अंधे कुएं में गिरने वाले हैं जिससे इन्हें निकालने वाला कोई नहीं होगा। ये वो कुआं है जिसके अंदर रस्सी जाएगी तो वो भी इंसान तक नहीं, उस बंदे तक नहीं पहुंच सकेगी कि जिसे जो रस्सी पकड़ के बाहर निकल सके। ये ऐसा अंधा कुआं है। आप क्या समझते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है? मैंने उस दिन भी एक सवाल किया था, सुप्रीम कोर्ट अगर किसी शख्स को सजाए मौत देती है, पार्लियामेंट में आके कहा जाता जनाब हम कानून बनाते हैं कि एक शख्स को सजाए मौत नहीं है हो सकती, इसको बरी किया जाए, क्या उसे बरी कर दिया जाएगा इसलिए कि पार्लियामेंट में कानून बन गया? बरी कर दिया जाएगा ऐसा साहब? फिर बंद करें सुप्रीम कोर्ट को, बंद करें हाई कोर्ट को, बंद करें सिविल कोर्ट को, बंद करें सेशन कोर्ट को। क्यों अदालतें रखी आपने? अगर आपने उनके फैसलों पे अमल दरामद नहीं करना, अगर आपने उनके फैसलों को नहीं मानना, अगर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर होने वाले फैसले, पार्लियामेंट के अंदर होने वाली गुफ्तगू ही सबसे महत्व है, मैं भी मान लेता हूं, तो फिर इसी मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था इसी पार्लियामेंट हाउस के में, याद है आपको, अपने पाकिस्तान से बाहर वाली जायदाद के हवाले से जो अल्फाज अदा किए थे जब बतौर वज़ीर आज़म थे, याद है आपको जी? तो फिर उसको आपने क्यों भूल जाते हैं? और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उसको आप क्यों भूल जाते हैं? एक बात तो बड़ी क्लियर और वाज़ेह है यासर साहब कि पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के मामलात और पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ हो रहा है, जो आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल तब्दील हो जाएगा, बहुत तेजी से तब्दील होगा। अदालतें लगने तो दें, अदालतें खुलने तो दें, फुल, मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत जल्द फैसला आ रहा है। आपका क्या ख्याल है? मैं यहां पर बैठ के बहुत बात कर रहा हूं, आप यहां पर बैठ के बात कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने फैसला लिखना है या जिन लोगों ने फैसला लिख दिया हुआ है, जारी करना है या जो भी मामला है, उनको नजर नहीं आ रहा? आप भी ये उन्हें नहीं पता? राना साहब आप भी ये समझ, क्योंकि मालूमात तो सभी को ही है कि पार्लियामेंट इस वक्त क्या कर रही है, तो वो जो फैसले में ताखीर है वो भी फिर मसलहतन होगी। आपको देखिए तो सही, मैं तो आपको कह रहा हूँ को पंजाबी च कही दे ना सी कि ढोल दे उत्ते आके हाली दीवाना नहीं भंगड़ा पांदा, कई लोगों ने मजबूरन भंगड़े पाने पै जाते हैं। एवं नहीं होंगे, कोई एवं ही रह जाते फोटो सेशन से भंगड़े तो ये बड़े पहने याद आई ना, वो कहता है ढोल ना बजाओ यार मेरा स्टेप निकल जाता है। तो आप क्या समझते हैं? मुझे एक बात बता दें, नहीं मिलेगी सीटें, मान लिया जी आपने तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं दी, मान लिया, ओके हो गया, मान लिया जी आपने सारी सीटें अपने पास रख ली, खामोशी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की कोई इज्जत है? फिर ये रवायत आज से 2 साल बाद हो, 1 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, अगली पार्लियामेंट भी करेगी। बहुत देर कर दी इन्होंने, जो पार्लियामान की
जो इस वक्त हैसियत है उसको जांचने है हैसियत? वो तो कहते हैं क्या हैसियत? चल मुझे बता दे तो यार, ये हैसियत है कि वजीर आजम आपका 2 दिन पहले कहता है, आज वजीर आजम आपका कहता है कि मैं रिलीफ दे रहा हूं, बिजली का रिलीफ दे रहा हूं। वो उस तकरीब में कहता है जिसमें मेरे साहब भी मौजूद है, वो बाकी तकरीबों में भी कहता है, और उसके आधे घंटा भी नहीं गुजरता 15 मिनट पर टिकर आ जाते, 2 रुपये 56 पैसे बिजली बढ़ गई। मत सदके जावा, देखें उन्होंने कितना, मैं कहना क्या कमाल किया। फिर आप में फिर मेरे साथी दोस्त मुझसे नाराज होते हैं, कभी धरने वालों के उन्होंने कहा तो आपको रिलीफ देते हैं, और रिलीफ नहीं देता, 2 रुपये 56 पैसे देते हैं। साहब 7 पैसे रिलीफ दिया उन्होंने आपको यार, वो जो 7 पैसे रिलीफ दिया ना, 2 रुपए 7 पैसे मेरे को नाल और पाके 14 पैसे रिलीफ आप ले लें। 2 रुपए 63 पैसे की समरी आई थी, 2 रुपए 56 पैसे की मंजूरी थी, 7 पैसे का रिलीफ है आपको। क्या करें? उन्होंने कहा ये इतना बोझ तो नहीं डाल सकते। सुबह जाके कौमी असम्बली के बाद मगरा लें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। सुबह जो पैसे बचे हुए हैं, वो जो थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं ना हमारे पास पैसे बिल से, अच्छा है अभी, हाँ थोड़े से हैं जो बचे हुए हैं, वो जाके बाहर मिठाई बांट दें। क्या करें, वापडा के दफ्तर जाए जाके, आजकल अल्लाह की कसम अजीब काम हुआ है। और जिस शख्स बेचारे को वापडा का मिलता है ना, वो मीटर लगता है उसका, वापडा का ग्रीन मीटर, वो भंगड़े डालता है, वो मिठाइयाँ बांटता है। और मैं एक से पूछा ये क्या कर रहे हो, कहता भाईजान पिछले 6 महीने तो लगे सा, पैसे भी देते ने, सारा कुछ दिता है, ग्रीन मीटर होने लग गया तो उन पर गिरावे ना पाइए, नहीं तो बिल से बढ़ाने ही आने सन। तो यासर साहब बात सुने मेरी, हम किस मुल्क में रह रहे हैं? मेरी आपने बात मुकम्मल नहीं होने दी सर। मैंने कहा जी कि इनको अब पता चला है कि पार्लियामान सुप्रीम है। ये पहले पता चल गया होता ना तो उस वक्त जब अकामा की बुनियाद के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब को, ये सवाल मैंने कायरा साहब से किया था, याद है आपको? कायरा साहब गोल सा जवाब दे के चले गए थे कि जी वजीर आजम सुप्रीम नहीं। वजीर आजम को वजीर आजम किसने बनाया? पार्लियामान ने, पार्लियामेंट ने बनाया ना। तो अब जो अरकान असम्बली पार्लियामेंट में आने थे, महसूस नशिस्तों में कौन आने थे? पार्लियामेंट नहीं आनी थी, अरकान असम्बली आने थे, वही होना था ना। तो वो सुप्रीम, फिर वो सुप्रीम हो गए और सुप्रीम कोर्ट नीचे हो गया। उस वक्त कानून साजी करके मियाँ साहब को बचा लेते, उस वक्त बचा लेते, यूसुफ रजा गिलानी साहब के वक्त बचा लेते, सारा कुछ कर लेते। वैसे मेरा एक ना, मैं चुगला चुगता जा रहा हूँ, हमारे मुल्क की एक बड़ी आला शख्सियत अमेरिका का विज़िट करके आई है, तो ज़रा गौर कीजिएगा, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कि वहाँ किस किस से मिल के आए और क्या क्या तय करके आए। नहीं तो मैं तो कल बता ही दूंगा ना, मुलाकातें तो तवील हुई हैं। मैं तो कल बता ही दूंगा, मौज़ूआत भी और उनको ये नहीं पता कि उनके निकलने के बाद कोई और भी आ गया, उनके निकलने के बाद कोई और भी आ गया, और जोर तोड़ इतनी तेजी से जारी है कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इतनी तेजी से जोर तोड़ जारी है कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और कमाल की मेरी हुकूमत है, मैं तो, मेरा बस नहीं चल रहा, मेरे पास अवार्ड के पैसे नहीं है, आपके पास हैं तो मुझे दे, मैं जाके इनको अवार्ड दे के आऊँ। किस चीज़ का? तो यही सानू जलील करन दा, इस कौम को जलील करने का रोज़ाना वादा करके जाते हैं, और मुझे तो ये समझ नहीं आता। आज वज़ीर तवानाई ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब वो 2 रुपये 56 पैसे बढ़ गए, उन्होंने कहा जी कि हम गौर कर रहे हैं कि बिजली की कीमत कैसे कम करके, वो आसमानी बिजली की बात कर रहे हैं वो। अच्छा, वो जो आसमानी बिजली है ना, हमें समझने में मुगालता लगा। हम है हर चीज़ समझते गलत है। वो जब ये कहे ना हम चीज़ सस्ती कर रहे हैं, आप जहन बना लें कि 5-7 रुपये महंगी हो रही है। जब ये कहे ना हम चीज़ महंगी कर रहे हैं, फिर जहन बना लो कि सस्ती, क्योंकि महंगी इन्होंने कहना ही नहीं। वो जिस तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें कि ये हो रहा है, वो नहीं होना। अता तारड़ साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिसमें उन्होंने कहा था ये करने वाले हैं, वो नहीं हुआ। वो पाबंदी किधर गई और आर्टिकल 6 किधर गया? वो कैसर अहमद शेख साहब आएंगे, हुकूमती वो रहनुमा हैं, हुकूमती वजीर हैं, तो उनसे यार वो शरीफ आदमी, आप हम नहीं, वो बेचारे सच बोलते हैं। नाज़रीन, क्या हुकूमती कानून साजी आईनी और अदालती बहरान में मजीद शिद्दत लाएगी या ये ऊंट किसी करवट बैठ जाएगा? अब एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रिव्यू दायर किया हुआ, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिव्यू दायर किया हुआ, एक तरफ चंद अराकीन जिन्होंने ज़ाती हैसियत में रिव्यू दायर किया हुआ, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने रिव्यू दायर किया हुआ है। लेकिन इस सब के बावजूद के रिव्यू के ऊपर समाअत होती, उसके ऊपर कोई बात होती, उससे पहले ही क्या ये उजलत के अंदर कानून साजी की गई है? और अगर ये कानून साजी उजलत में नहीं की गई, पूरी मंतिक मसलहत की बुनियाद के ऊपर की गई है, तो फिर इसका नतीजा सुप्रीम कोर्ट से किस जवाब की सूरत में देखने को मिलेगा? क्या ये इदारा जाती टकराव है या फिर बेहतरी की समत में गामजन होने की एक हिकमत अमली है? अभी क्या डायलॉग वाला मंजरनामा है या नहीं है? बहुत सारे लोगों की जो कमेटी से सरबराही छोड़ देने की या मुस्ताफ़ी होने की भी खबरें मंजर आम पे हैं,
और चहमगोइयाँ उसके ऊपर हो रही हैं, जिसमें हुकूमती लोग मौजूद हैं, अपोजिशन वाले भी एहतजाज करके निकल जाते हैं, तो ये किस तरफ को रास्ता जो है मौजूद है और हम किस तरफ को गामजन है, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल जोसेफ साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। कमल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमल जोसेफ साहिबा, आज बाकायदा सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब आपका भी नाम उसी फहरिस्त में था, मुख्तलिफ और भी लोग थे जो उस फहरिस्त में थे। क्या ये महरूम हो जाएंगे या फिर कानूनी जंग जो है वो जारी रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच यासिर साहब, राना साहब। देखिए, मैं तो पटिशनर थी इस केस की और अभी भी हूँ, और ये जंग हमने उस वक्त लड़ी जिस वक्त 2/3 मेजॉरिटी बना दी गई थी इनकी। और आपको इस सारे सिनेरियो में आप एक बहुत मेन इदारे का नाम लेना भूल गए, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समझते हैं लोग। नहीं, मैंने उसका जिक्र किया कि वो भी रिव्यू में गया हुआ। उसने जी वो रिव्यू में इसलिए चला गया है क्योंकि वो अपने आप को आईनी इदारा कहते हुए भी पार्टी रहा थ्रू आउट। और इस पूरे सीन में अभी नहीं, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के दौरान जो उसका रवैया रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों के साथ, उनके कैंडिडेट्स के साथ, और जो बतौर पार्टी हमारे साथ और इंडिविजुअल्स हमारे साथ, वो आपके सामने है। अगर तो ये कौज़ाई जो अदालत का इसके पास इख्तियारात है, अगर ये अपने आप को क्लेम करते हैं, जो कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक कानूनी इदारा है जी, एक आईनी इदारा है, तो कोई भी आईनी इदारे दुनिया में कहीं उनका ये रोल नहीं होता कि वो किसी एक पॉलिटिकल जमात या एक फर्द वाहिद को टारगेट करते हो। बट अनफॉर्चुनेटली आपको याद होना चाहिए, आपको याद होगा, बाकियों को भी बता दूं, 13 जनवरी का जो फैसला आया था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पटिशन के अगेंस्ट आया था। तब भी ये पार्टी बने और अब फिर ये पार्टी बन रहे हैं। तो यहां से आप देख लीजिए कि इलेक्शन कमीशन का रवैया क्या रहा है, और उनकी सहूलतकारी के लिए असेंबली इस्तेमाल हो रही है। मगर मैं यहाँ पे याद करा दूं, क्योंकि मैं एक आइन की स्टूडेंट भी रही हूँ बल्कि, और पार्लियामेंटेरियन रही हूँ। ये जो सबस किताब मेरे हाथ में, इसको आईने पाकिस्तान कहते हैं, और पाकिस्तान में आइन सुप्रीम है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आइन ऊपर है, असेंबलियां इसकी मातहत है, और तमाम इदारे आइन से नीचे हैं, और आइन की इंटरप्रिटेशन का रोल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। अभी आपने कहा कि क्या उजलत में कानून साजी की गई और इदारा जाती टकराव करवाने की कोशिश की जा रही, जी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। लेकिन एक चीज और भी क्लियर कर दूं कि इलेक्शन एक्ट 104 में तरमीम की गई है, लेकिन आइन का आर्टिकल 51 मौजूद है, आइन का आर्टिकल 187 मौजूद है, जो कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देता है। तो जब एक आइन का आर्टिकल मौजूद होता है और अगर कोई इलेक्शन एक्ट की कोई भी शिक अगर उससे किसी चीज में टकराव में आएगी तो इलेक्शन एक्ट को बदला जाएगा। ये नहीं होगा कि आइन को आपने ऊपर से खत्म करना है। आइन को ये अभी चेंज नहीं कर सके क्योंकि इनके पास वो 2/3 अक्सरियत नहीं है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैरात समझ के, रेवड़ियां समझ के तकसीम कर दी थी हमारी सीटों की इनके साथ। सो लिहाजा ये लड़ाई तो हमारी चलेगी, और ये आइन की जहां लड़ाई आएगी, और अगर आइन और कानून के मुताबिक होगी तो फैसले इससे भी बेहतर आएंगे, इससे बेहतर आ भी सकते थे। और यहां पे मैं ये भी कहूंगी कि इमरान खान साहब की पटिशन रखी हुई है सुप्रीम कोर्ट के पास, और उसमें उन्होंने इस सारे इलेक्शन की इंस्पेक्शन की और इसकी पूरी एक कहा है कि इसकी तहकीकात की जाए। तो वो जरा उठा लें, आपको समझ आएगी कि जो स्टोलन मैंडेट है, जो हमारे ट्रिब्यूनल्स का काम है, वो रोका गया है। इधर से हमारी रिजर्व सीट्स को जो है वो रोका गया। चूंकि आप पीटीआई की तरफ से पटिशनर थी और उसी पे ये सारा फैसला आया, और आपने वो तमाम हेयरिंग जो थी उसमें आप मौजूद भी थी, आपने सुना भी, आप ख़ुद कानून की एक स्टूडेंट्स भी हैं, आपके पास सारा कुछ है, पार्लियामेंट में भी रही हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है ये जो तरमीम की गई है, जो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से आपको किस फैसले की तवक्को है, और आपके पास इतला क्या है कि तफसीली फैसला कब तक आ रहा है? देखिए राना साहब, सुप्रीम कोर्ट के 8 मेंबर जो थे बेंच के 13 में से, उनका फैसला है और डिटेल फैसला भी आने बाकी है।
बाकी जो 11 मेंबरान थे उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी उसकी हैसियत को तस्लीम किया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने जो अभी रिव्यू डाला है उसमें बड़ी एम्बिग्विटी है। जब इलेक्शन कमीशन एक चीज को अभी तक समझ ही नहीं पा रहा तो उसके खिलाफ रिव्यू में कैसे चला गया है। दूसरा, उसमें एक जगह लिखा है कि जी एक पार्टी को बहुत फेवर दी गई है। जी मैं उनको ये भी याद कराती चलूं कि ये वही पार्टी जिसको आपने दीवार के साथ लगाया है, उसके हकूक हैं, उसके इस आइन के मुताबिक हकूक हैं, उसके लोगों के हकूक हैं जो हम मौजूद है। 4 फॉर्म्स हमने हर जगह जमा कराए। मैंने इलेक्शन लड़ा है NA 166 से। जब हमने अपनी पार्टी की टिकट्स और अपने PTI वाले फॉर्म्स पेश किए तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। उनको लेने से PTI के फॉर्म्स को इनकार किया गया। आप कहते हैं कि जी इंडिपेंडेंट क्यों आए, और हमारे लिए ऑप्शन क्या छोड़ी थी। खान साहब ये कहते हैं कि मैं जेल से बैठा पेशगोई कर रहा हूं, ये सिर्फ 2 महीने के मेहमान है, मेरे पास टाइम ही टाइम है, इनके पास टाइम नहीं है। ये जो पेशगोई है ये किसी रवाबित की बुनियाद के ऊपर है या फिर हालात की बुनियाद के ऊपर? देखिए जी, आप ना मेरे आने से पहले बातचीत कर रहे थे, बिजली गिराने की बातें हो रही थी। आजकल जो हुकूमती माशाल्लाह जो वुज़रा हैं, सो कॉल्ड पपेट्स जो बिठाई हुई होती हैं, वो या आवाम पे बिजलियां गिराते हैं या सिर्फ उनको इमरान अमेजिंग स्टोरीज बता के तो डाइग्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि और इनके पास बेचने के लिए कोई चूरन नहीं है। पंजाब में हमारी एक वजीर आला लगाई गई है, वो जाके देखती हैं कि शुएब साहब कहाँ से कॉल कर रहे हैं बंद उसमें, और पानी ज्यादा कहाँ है और पानी कम कहाँ, बेहतर कहाँ बनती है। तो मुझे बताएं ऐसे मामलात, और जहां IPP आ जाए, अब IPP चाहे एनर्जी वाली आ जाए या IPP दूसरी वाली आ जाए, जिधर IPP आ जाए उत्थे फिर तबाही आंदी है। तो बिजलियों का मामला हो, एनर्जी सेक्टर का मामला हो, जो किराए के बंदे बुला के फाइनेंस के भी और एनर्जी वाले बैठा के आप जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें, उसके बाद 10 रुपए आप और बढ़ा देते हैं। यानी आप एक यूनिट पाकिस्तान में 100 रुपए तक ले जाएं और उसके बाद अवाम को चूरन बेचने की कोशिश करें कि जी इमरान खान ये कह रहे हैं, इमरान खान वो कह रहे हैं। इमरान खान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इमरान खान को 4.5 करोड़ अवाम ने वोट डाला है और इनके पास 17 सीटों पे जो झूठी बैसाखियों पे इन्होंने अपनी हुकूमत खड़ी की है और फॉर्म 47 की पंजाब में खड़ी की है, उनका बयानिया चलता ही नहीं है। तो ऐसे में हुकूमत कैसे चलेगी? तो अच्छा, हालात आंखों के बगैर लोगों को भी समझ आ रही है कि हुकूमत नहीं चलने वाली। कमल साहब ये बताइएगा, अब ये आइन बन गया, इन्होंने जो बनाया आइन वो बन गया, क्या अब ये वो सीटें जो ख़त्म हो गई थी उन्हें दोबारा बहाल करना अभी से कर देंगे या सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले या आपकी पिटीशन के बाद होगा? आइन नहीं बना जी। इलेक्शन एक्ट में 2017 में उन्होंने 104 जो शिक थी उसमें उन्होंने चीजों को रीडिफाइन किया है। तो आइन की जो आर्टिकल जी कानून आइन में तो तब्दीली करने का इनसे इख्तियार ही छीना है, जिस पे वो तड़प रहे हैं। और उसके बाद एक्सटेंशन जो होनी थी उस पे भी बहुत ज्यादा भूंचाल आया हुआ है। तो जो अभी आपने देखा डाइसेंटिंग नोट हमारे 2 फाजिल जजेस का आया है, वो किसी कुछ समझदार लोगों ने कहा है कि लिखने वाला उसका मुसन्निफ भी शायद एक ही है, लेकिन एनी हाउ अभी फिलहाल जब तक आइन ये फैसला मौजूद है और फैसले को ये जाके रिव्यू में नहीं करते या उसके ऊपर फिर दोबारा 13 मेंबर्स जो बेंच है वो बैठ के मशावरत, सेम बेंच हैज टू अगेन रिव्यू द पिटिशन, तब तक तो ये इस तरह का मामलात नहीं कर सकते। वो तो डायरेक्ट फिर सुप्रीम कोर्ट से टकराव के मामलात है, और वो वैसे इनकी रिवायत भी है। आपको याद होगा कि 14 मई को इलेक्शन होने थे पंजाब के, उसमें भी इन्होंने अदालत के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पसे पुश डाला था, और 13 मई को रेड जोन में जाके पूरी PDM ने वहां एहतजाज कर दिया था। स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट ने खुद ही CDA की मौजूदगी में रेड जोन में जाके एहतजाज कर दिया था। ये पिछले साल की बात कर रही हूँ, 9 मई के फौरन बाद। और इसी तरह के फैसले अगर KP की इलेक्शन है उसको डिले किया था। और अब हम ये भी बाज़गश्त सुन रहे कि खाली जी पंजाब शायद नेशनल असेंबली डिसॉल्व की जाएगी और बाकी सूबाई असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करेंगे, और फ्रेश इलेक्शंस की बातें भी इन्हीं के ही क्वार्टर से ये बाज़गश्त आ रही है। तो यहाँ पे मैं एडवांस रिकॉर्ड पे समान बात ले आऊं कि उस वक्त ये बयान दिया करते थे कि इलेक्शन तो फिर पूरा ही होता है। तो लिहाजा फाइनल यही है राना साहब, ये जो चूचू का मुरब्बा है ना, ये 17 सीटों की जो बैसाखियों वाली हुकूमत जाली और फॉर्म 47 वाली, ये कुछ नहीं जे बढ़ना। सिर किधर है, मुंह किधर है, पांव किधर है, ये कुछ समझ नहीं आ रही और ना इनसे कुछ होने वाला है। तो लिहाजा ये सामान भी पैक हो रहा है। और खान साहब ने
ये बताइए खान साहब, एक जुमला बोलने दे। खान साहब ने इसलिए कहा है कि सबके नाम ECL पे डाल दें और हेलीकॉप्टर्स ग्राउंड कर दें, ताकि यहाँ पे जो है ना हसीना वाजिद वाले फॉर्मूले पे कोई भागने ना पाए। अच्छा चले ये बताइए, आज खान साहब ने ये कहा कि मेरे पास एक गवाह मौजूद है, मैं उसे सामने लेकर आऊँगा मगर उसका नाम नहीं अभी बताऊँगा। मुतअद्दिद समातें हुई, सज़ाएँ भी हो गई, ज़मानतें भी हो गई, मुख्तलिफ गवाहान भी आए, उस वक्त उस गवाह को क्यों नहीं पेश किया गया? या फिर वो स्ट्रेस में था और अब स्ट्रेस से बाहर आया है और अब गवाही देने पे माइल हुआ? देखें, अभी तो हमारी भी 5-6 मुलाकातें खान साहब से हो गई हैं। पहले तो हमारा मतलब साया भी हम वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। जिस वक्त खान साहब को इलेक्शन से पहले सजाएं दी गई, 32-33 साल की जो सजा उनकी बना दी गई, साइफर केस में भी और इद्दत केस में भी, तो उस टाइम पे तो हम सारे बेचारे तशद्दुद का निशाना थे और छुप रहे थे, अपनी जानें इज्जतें सब बचा रहे थे, लुटे पिटे थे। फिर 8 फरवरी के बाद हमने बाहर आना शुरू किया। अब ये कि कुछ थोड़ा एक्सेस भी मिलने लग पड़ा है, ट्रायल्स पे भी कोशिश करते हैं, कोर्ट से इजाजतनामे लेते हैं, और अब आपका मीडिया का भी एक्सेस हो गया। पहले तो मीडिया को भी नहीं जाने देते थे, सो इसलिए अब उनके भी एक्सेस जाहिर है कहीं ना कहीं हो गए होंगे। तो जो गवाह खान साहब चाह रहे हैं कि आ जाए, अब हमारी पार्टी के लोग भी उनसे रेगुलर मिलते हैं और उनसे इंस्ट्रक्शंस भी लेते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। सो इन चीज़ों का 6 महीने में इम्पैक्ट आया, तो लिहाजा अब अगर खान साहब कह रहे हैं तो यकीनन ठीक कह रहे हैं। क्या स्वाबी के बाद अगला जलसा इस्लामाबाद में होगा? और दूसरा इसके साथ एक सवाल ले लें कि आप अभी तक जमात इस्लामी के धरने में क्यों नहीं जा रहे आप, जिस तरह जाना चाहिए? देखिए जी, इस्लामाबाद के जलसे के लिए तो हमने पहले भी कहा है, और वो हमेशा हमें टरखाने की बात होती है NOC और उसकी, और ये NOCs पे जो लाके हम फंस जाते हैं, और बहुत सारे लोग हमारे अपने कारकुनान समझते हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जमात इस्लामी के पास वो वाला NOC है जी राना साहब, जो साढ़े कोल नहीं है जी। उनको कोई इंतशारी टोला नहीं कहता, उन पे 9 मई नहीं लगाया गया, तो इसलिए उनमें और हमारे में फिलहाल ये फर्क है कि हम जेर ताब हैं और अभी लाडला स्टेटस एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हमने कोई कोशिश की तो फिर हमारे ही लोगों को मारा जाएगा, गोलियां भी लगेंगी, 25-30 लोग भी मारेंगे, और उसके बाद फिर हमारे ही सत्यानाश भी करेंगे। सो इसलिए हमें खान साहब की तरफ से ये खास ऑर्डर्स हैं कि आप आइन और कानून की जो ये अगर उसके बहानेबाजी में या उसकी आड़ में कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो इनको मौका ना दें। और ये बात मैं हुकूमत के लिए कर रही हूँ। ये बात आप जानते हैं कि हम जब मिलने गए थे पिछले से पिछले हफ्ते, तब भी उमर अयूब साहब ने भी आके बयान दिया था कि जो हमारी प्रेजेंट हुकूमत है वो पूरी कोशिश करी है कि अवाम को और फौज को आमने सामने किया जाए, और उसमें ये साजिशें शामिल हैं, क्योंकि इनके पास और कोई बात है नहीं। अब बजट इन्होंने वो दिया है दुनिया का कि मतलब आप सोचें कि रिसर्च उस पे होगी इंशाल्लाह, हार्वर्ड में वो पढ़ाया जाएगा कि इतना फ्लॉप बजट के अवाम की चीखें निकलवानी हो तो कैसे इस तरह का फ्लॉप बजट। और ये याद कराती चलूं, आपको तो मालूम ही है, ये सारे माशाल्लाह बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस्ड सियासतदान है, जिनके लिए लोग वो बोला करते थे कि जी बहुत तजर्बाकार। ये तजर्बाकारों की हुकूमत ने जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है वो आपके सामने है। पहले PDM में 16 महीने की हुकूमत, और अब जो तमाशा किया जा रहा है इनको जिस तरीके से लाया गया है। और जहां तक आप जमात इस्लामी की बात करें, तो जब मेरी मुलाकात लास्ट हुई थी तब उन्होंने बिल्कुल कहा था कि उनको ज्वाइन करें, लेकिन अब हमारी पॉलिटिकल जो कमेटी है उसने क्या इसके ऊपर अभी मजीद उस पर पेशबंदी क्या हुई है उसका मुझे इल्म नहीं है। कल कोर कमेटी की मीटिंग होगी तो उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि अगला अमल जो है वो बयान। अच्छा कमल साहिबा, एक आखिरी सवाल, आज जो ISF ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बांग्लादेशी मॉडल के ऊपर तहरीक का आगाज करने का फैसला किया है, क्या ये PTI के फ्लैग के नीचे ही है या फिर इस वक्त वो अपने तय ये एहतजाज करने वाले? देखिए, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन हमारा विंग है, लेकिन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो इसका तो ना मुझे इल्म है, ना कोर कमेटी में इस तरह की कोई बातचीत की गई है, ना मेरे उसमें नॉलेज में ऐसा है कि कोई इन्होंने कंसल्टेशन करके की है। जज्बाती होते हैं हमारे जो तालिब इल्म है, मेरा भी ताल्लुक रहा है ISF से ही मैं ऊपर आई हूँ, उसके बाद यूथ में आई हूँ, यूथ से फिर मैं वेमेन विंग में आई हूँ। तो वो उस वक्त ये वाला टाइम होता है ना, ये जो स्टूडेंट टाइम के बच्चे होते हैं ये ज़रा सोचते कम है और डिलिब्रेशन को भी इतना कोई ख़ास वो नहीं करते, तो इसलिए मैं इस पर भी कमेंट नहीं कर सकती। मैं कल हमारी कोर कमेटी की मीटिंग में ये सारी बातें वाजे होंगी और जो एलामिया आएगा उसमें ये भी पॉइंट यकीनन क्लियर किया जाएगा, क्योंकि खान साहब कभी भी, मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ,
इंतशार की ना सियासत और ना आइन और कानून से बाहर निकल के। इसीलिए आपको मैंने बताया कि वो कहते हैं कि आपने इस्लामाबाद में या कहीं भी जलसा जब भी करें इजाजत लेके करें, क्योंकि हमें इस बात का अंदेशा है और बल्कि यकीन है, हमारी ये इन्फॉर्मेशन थी लास्ट टाइम भी कि ये चाहते थे कि यहाँ पर लोगों को जो है वो तशद्दुद किया जाए। और जिस तरह 9 मई और 10 मई को हमारे कितने सारे कारकुनान हैं जिनको आपको पता है स्ट्रेट फायरिंग की गई थी, उनका फिर आज तक कोई आगे पीछे ना इंक्वायरी होती है। जब हम कहते हैं जुडिशल इंक्वायरी करें, सीसीटीवी फुटेजेस निकालें, आप अपनी वीडियोस लाएं, हम अपनी ला के देते हैं, उन पे तहकीकात होनी चाहिए, तो वो फिर वहां से मामलात आगे चलते नहीं। हम लोग भी FIR भुगत रहे हैं ATC में, 18 जगहों पे एक जैसे केसेस बने हुए हैं, तो सुपरसोनिक सारे बन गए, लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा, ना कोई एविडेंस पेश किए जाते हैं। फैसला किया गया है कि आईन और कानून के मुताबिक NOC जब मिलेगा तभी एहतजाज किया जाएगा और उसका इंतजार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया कमल चौधरी साहिबा इस हवाले से देने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन अभी जो एक मुआशी रोड मैप है उसके मुताबिक क्या ये हुकूमत चल रही है? अपने अहदाफ जो पहले मुकर्रर किए गए थे, फिर उसमें रुकावटें जो देखने में आई और अब हकीकी शक्ल जो देखने में आ रही है, वज़रा के बयानात में जो तज़ाद पाया जाता है, इत्तेहादी क्या राम है या उन्हें राम करने की कोशिश की जा रही है? आने वाले दिनों में कितनी सरमायाकारी आएगी? मौजूदा इन्फ्लेशन का रेट किस हद तक बढ़ेगा? डॉलर की कीमत किस हद तक मुस्तहकम रहेगी या बढ़ जाएगी? मुल्क के अंदर अफराते ज़र की जो इस वक्त सूरत हाल है, ये मुस्तकबिल करीब में क्या बनेगी? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का क्या बनेगा? और जो इलेक्शन के नारे थे, वो नारे हकीकी इक़दाम किस हद तक एक दूसरे से तसादुम है? इसी पे बात करेंगे। वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब आपने कहा था, कल भी हम तज़किरा कर रहे थे कि गंदम स्कैंडल के किरदार मंजर आम पे आएंगे। सर नहीं आए। यहाँ पर हमें ये कहा गया मुफ्त बिजली मिलेगी, सर नहीं मिली, रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें कहा गया महंगाई कम होगी, सर नहीं हुई, बढ़ रही है। हम किसकी बात के ऊपर यकीन करेंगे? लोगों का हुकूमत पर से जब तयक्कुन उठने लगे तो फिर खौफनाक नताइज निकलते हैं। क्या ये हुकूमत के लोगों को इसका एहसास है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस मुल्क में मीडिया आप जैसा फ्री डिस्कस करता हो हर चीज़, या आप गंदम के बात करें स्कैंडल का, क्या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का ये काम नहीं है कि अगर कोई पॉइंट रह गया था तो वो बता दें? हमें तो समझ नहीं आई तहकीकात की पूरी, और कोई ऐसा स्कैंडल उसमें नहीं है, लेकिन कोई किसी जगह से तो कोई बता देना। 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, हमने तो किसी को मना नहीं किया। तो गंदम देखिए, ये ज़रूर है कि उसका डिसीजन जब किए जाते हैं ना, तो उसमें कि कोई राइट टाइम पे डिसीजन होता है, किसी का टाइमिंग ज़रा गलत होती है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी क्राप बहुत अच्छी हुई, लेकिन वो इम्पोर्ट हो गई और ज़र मुबादला खर्च हो गया उसमें, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन स्कैंडल उसमें कोई नहीं है। वो तो जो अपने पूरी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से फैसले किए गए इंटरिम हुकूमत, जो सामने आई है बात। अब अगर कोई और बात है तो वो भी पता चल जाएगा। शेख साहब, इससे पहले कि राना साहब इस पे आए, शेख साहब ये मेरे अल्फाज नहीं थे, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज थे कि कैफर किरदार तक पहुंचाऊंगा। यानी मैं तो सर एक छोटा सा पाकिस्तानी, मुझे क्या इल्म कि हुकूमत किस तरीके से चलती है? जो वज़ीर आज़म है, सरबराह ममलिकत है, उसे बेहतर पता है कि ये स्कैंडल है या नहीं है। उन्होंने कहा था कैफर किरदार तक पहुंचाऊंगा। हमारे हुकूमती वज़रा ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, नासिर को सामने लाएंगे। अब आप आके ये कह रहे हैं कि उसमें स्कैंडल की कोई बात ही नहीं थी। नहीं, कोई निकला। देखिए, वो कैफरे किरदार तक तो बिल्कुल पहुंचाना था। कोई चीज़ सामने, तहकीकात हुई, बाकायदा इंक्वायरी हुई, कोई चीज़ सामने आती तो ज़रूर कैफरे किरदार। देखिए, आप भी कोई थोड़ा सा तो रियलिस्टिक बात करें ना। मुल्क कितना बड़ा मुल्क है, कई फैसले करने होते हैं, कई बेस्ट जजमेंट में फैसले गलत होते हैं, कई ठीक होते हैं। बहरहाल मैं इस पर कोई इतनी और ज़्यादा वजाहत नहीं करता। जो आपने महंगाई की बात की, महंगाई पिछले साल में 38% थी। शेख साहब इसी में अगर आप इजाज़त दें तो जी, वज़ीर आज़म साहब ने पास्को के एक आला अफसर को फौरी, वज़ीर आज़म साहब ने पास्को के एक आला अफसर को फौरी तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। आपको भी उसके नाम का पता है? नहीं तो मैं आपको
कॉपी भेज देता हूँ। और उस पास्को के अफसर को 2 दिन पहले या 4 दिन पहले एक अहम तरीन ज़िम्मेदारी दे दी गई है और एक इदारे को कह दिया गया है कि इसके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी है फौरी तौर पर ख़त्म कर दें। वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं कहा, लेकिन हुकूमत में ही बैठे एक तगड़े शख्स ने कहा। तो फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन कहाँ गई? हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए हम जो कागज़ मांगते हैं वो मिलते नहीं हैं। आपके कानून के मुताबिक हम मांगते हैं ना कि हम ये गंदम स्कैंडल के टोटल डॉक्यूमेंट्स ऑन कर दें, मीडिया पे दे दें मीडिया को कि जनाब ये गंदम थी, ये या इतनी गंदम आई, ये बंदा आया, इसमें ये था। फिर इन्वेस्टिगेशन गलत कोई सवाल करे तो सहाफ़ी को बिल्कुल सजा होनी चाहिए। अच्छा, मेरे नॉलेज में देखें, अगर कोई आपके जहन में है कोई चीज़, ऐसा कोई पॉइंट आया है ज़रूर बताएं। मेरे नॉलेज में नहीं आया, ज़रूर पास्को के अफसर को उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की गई होगी और उसको नहीं कोई मुलव्वस पाया गया होगा। तो ये तो तफसीलात आपके सामने हैं। जहाँ आपने महंगाई की बात की ना, असल बात तो ये है कि हमारा मुल्क जो है ना इस वक्त महंगाई, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। असल लोगों के पॉइंट पे आए ना जी कि पिछले साल 38% थी मई में, इस साल 12% तो हो गई, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों की बर्दाश्त से नहीं है उनमें। मैं जाता हूँ अपने हल्के में, लोग मुझे कहते हैं कि आप, हमारे पास तो बिजली के बिल भरने के नहीं गुंजाइश, आप हमें कुछ कर्जा दे दें, कोई ऐसा हमें सपोर्ट कर दें। तो उनके पास अपने घर के अखराजात के लिए, बच्चों की फ़ीस के लिए, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में इस वक्त लोग परेशान हैं। वजह क्या होगा कि दुनिया पूरी एक टर्माइल से गुजर रही है। अमीर तर हो गया है पूरी दुनिया में, बिलियनर्स की तादाद, डॉलर्स में बिलियनर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, और गरीब जो है वो हमारे यहाँ 38% कह रहे हैं, जो तकरीबन 9-9.5 करोड़ लोग हैं, वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जो अपना, जिनको ये पता नहीं कि उन्होंने किस तरह अपने औकात ज़िंदगी के गुजर करने हैं, और उसके बाद रोज़गार भी नहीं है। या तो रोज़गार सामने मिल जाए ना, ये भी है कि हम भी मेहनत करें, हम भी लगे क्या रहते हैं। मुझे सारे लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब दे दें, गवर्नमेंट जॉब। ओ भाई, हम लोग IT की, मैंने यूनिवर्सिटी वहाँ बनाई चनियोट में, जो बच्चा भी इंटर तक अच्छे नंबर ले लेगा वो दाखिल हो रहा है, अभी दाखिले हो रहे हैं सबके IT में। जो बच्चा भी वहाँ इंटर में अच्छे नंबर ले लेगा, अगर फीस नहीं दे सकता तो मैं पूरे ज़िले की, मैंने वादा उनसे किया हुआ है, सैकड़ों बच्चों की हम फीसें देते हैं। अगर वो बच्चा पढ़ जाएगा तो गुर्बत से निकल जाएगी ना उसकी फैमिली। 100 साल से जो लोग गरीब हैं, अगर एजुकेशन ले लेते, हाँ हमारे अभी क्यों नहीं एजुकेशन आई, ये गौर करना चाहिए। असल चीज़ जो है, देखिए ना, डॉ मेडिकल कॉलेज, किंग एडवर्ड कॉलेज, ये हमारे पाकिस्तान बनने से पहले के थे। इसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज भी थे। हमने ऐसे सैकड़ों कॉलेज बनाने चाहिए। शेख साहब बड़े एहतराम से मर्ज कर रहा हूँ, गरीब के बच्चे के लिए कच्ची पेंसिल, शॉपर, रबड़, ये चीज़ें वो होती हैं जो आम बच्चा स्टूडेंट जो होता है ना, प्राइमरी से जिसे मिलना शुरू होती हैं, उसके बाद ऊपर तक जाती हैं। इस पर तो आपने टैक्स लगा दिया है, इस पर भी आपने टैक्स लगा दिया है, तो आप किस तरह कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो नहीं है? आपने तो तलीम के स्टेशनरी की हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया है। नहीं लगा टैक्स? नहीं, टैक्स की जरूरत थी ना, अभी भी जरूरत है। टैक्स हमारे यहाँ कौमी आमदनी का 10.5% है, जरूर लगाए टैक्स। हाँ, ये बात सही है, अमीर आदमी पे लगाएं। सियासतदान चाहे, अब देखो ना, उसमें तो हर तबके के लोग होंगे। जहाँ भी आमदनी होती है ना, चाहे वो किसी भी जगह आमदनी हो, वो टैक्स होना चाहिए अमीर आदमी पे, और अच्छे रेट, काफ़ी हाई टैक्स होना चाहिए हमारे मुल्क के हिसाब से, क्योंकि हम उससे जो बिलो पॉवर्टी लोग हैं उनको उठा सके। मैं एग्री करता, मैं आपको बताऊं क्यों मैं हर बार जीत जाता हूं। आप देखें ना, हमारे फैसलाबाद डिवीजन से कोई और शायद ही जीता हो। मेरे साथ वाली सीट राणा सनाउल्लाह साहब की थी। मैं वहाँ बच्चों का जो फीस उसकी होती है, जो बीमार होते हैं हॉस्पिटल में होते हैं, लोगों को, हमारे MNAs को, हमारे सियासतदान को, ये मुल्क, ये आज़ादी, यौम आज़ादी पे मैं ऐलान कर रहा हूँ, शेख साहब राणा सनाउल्लाह साहब नहीं करते क्या? हर एक को 5 लीटर उनके मशागिल क्या है? नहीं, वो भी करते होंगे, वो भी नहीं, ज़्यादा करने चाहिए। मैं नहीं कह रहा वो मेरे से ज़्यादा करते होंगे, मैं वो नहीं बात कर रहा, लेकिन हम, वजह यही है ना कि लोग, अब मैं ये 14 अगस्त को मैं ऐलान कर रहा हूँ कि मेरे पूरे इलाके में, मेरे
पाकिस्तान जो पाकिस्तान का झंडा लहरा के मोटरसाइकिल मेरे पे आएगा मेरे, उसको 5 लीटर पेट्रोल अपने हाथ से दूंगा। झंडा पाकिस्तान का होना चाहिए और 14 अगस्त के दिन और शेख साहब एक अर्ज करूं, शेख साहब हम लोगों को फकीर जी या मांगता क्यों बनाते हैं? हम उनको क्यों नहीं ऐसा रोजगार देते? हम क्यों नहीं उनके, हाँ मेरी अर्ज सुन लेना, हम क्यों नहीं कोई ऐसा सिस्टम कर देते कि वो उसको इस काम की तरफ जाना ही ना पड़े, बल्कि वो खुद देने वाला बने? ये ठीक कह रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी का पंजाब में या लाहौर में कैंपस है या चिंजोट में कैंपस है, करोड़ों रुपए में अपनी जेब से मैं और मेरे दोस्त बाकी भी कह दो ना अपनी जेब तो लाते हो, बाकी जेब पाते करना पेगा सारे करना पेगा, नहीं करांगे तो हालात की विद्यत पे पूरे खिते। अज तुम बर्मा च देख लो, अज सॉरी थाईलैंड अज देख लो, बांग्लादेश देख लो, श्रीलंका 2-4 महीने 6 महीने पहले देख लो। साढ़े अपने हालात ये देखो, पूरा टर्माइल है। टर्माइल ये यूके में मैं गया अभी कोई 3 हफ्ते पहले, अभी तो आई है नई हुकूमत और 15 साल कंजरवेटिव आते रहे ना, वहाँ तो इलेक्शन भी ठीक होते हैं ना, फेयर इलेक्शन होते हैं ना। 15 साल में कुछ नहीं कर सके ना, डिलीवर नहीं कर सके। पूरी दुनिया में टर्माइल हो रहा है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से निकली। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।